नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी मलिक और आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर साइमन थॉमस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। डॉक्टर साइमन एक स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में एज अ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड द डायरेक्टर एट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो आज अपने एक्सपीरियंसेस और रोबोटिक ने नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट को कैसे एनहेंस किया, कैसे मॉडर्नाइज किया, इस बारे में हम आज बात करेंगे। डॉक्टर साइमन, इंटरव्यू की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आखिर है क्या और ये ट्रेडिशनल या नॉन रोबोटिक रिप्लेसमेंट से कैसे अलग है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आप सब जो सुनने वाले हैं उनका धन्यवाद कि आप हमें सुन रहे हैं। इस सवाल के जवाब देने पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि रिप्लेसमेंट वर्ड जो है ना, वो अपने आप में एक मिसनोमर है, गलत वर्ड है। काफ़ी लोगों का विचार ये है कि जब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो घुटने के ऊपर के पार्ट और नीचे के पार्ट को काट के अलग करके एक्चुअली नया कुछ मेटल का पीस लगाते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ में बताया हुआ है ये कि ये रिप्लेसमेंट सर्जरी एक्चुअली रीसर्फेसिंग है, यानी कि जो आपके घुटने की जो ऊपर की हड्डी है उसका जो एंड का कार्टिलेज एंड कैप है वो जब डैमेज हो जाता है तो उसको पूरी तरह से हम स्मूथ करके उसमें इस तरह की एक नई कैप लगाते हैं। और नीचे की जो बोन होती है जिसको हम टिबिया बोलते हैं, उसमें भी हम लोग इस तरह उसको पूरी तरह स्मूथ करके उसमें कैप लगाते हैं। जब ये हो जाता है तो ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में मूव स्मूथली करती है और इसको टोटल नी रीसर्फेसिंग या रिप्लेसमेंट बोलते हैं। पहले अब ये सब चीज़ करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड जिग्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते थे जिनसे हम उनको स्मूदन कर लेते थे और इम्प्लांट्स को लगा देते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम देखा गया कि कुछ पेशेंट्स इन सर्जरी से खुश नहीं हैं क्योंकि उनकी फिटिंग जो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से करते हैं उसमें एक्यूरेट नहीं होती है। तो रोबोटिक सर्जरी में रोबोट क्या करता है, बिना कोई सर्जरी किए ही घुटना खोलने के बाद एंटिसिपेट कर लेता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन का बी पर्टिकुलर पर्सन से जो नी का आकार प्रकार है, उसका अलाइनमेंट है, कितना फ़र्क है। और हम रोबोट से एक वर्चुअल सर्जरी करके पेशेंट का एंड रिजल्ट एंटिसिपेट कर पाते हैं। उसके बाद फिर रोबोटिक आर्म के थ्रू हम उस नी को स्मूदन करते हैं और उसमें इम्प्लांट लगाते हैं। ये रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी है। कोई भी रोबोट दुनिया में ऑटोनोमसली यानी कि खुद से सर्जरी नहीं करता। रोबोटिक आर्म का कंट्रोल सर्जन के हाथ में रहता है। जो सर्जन पहले खुद से करता था, अब वो घुटने का सर्जरी अब रोबोटिक आर्म के थ्रू करता है। द करेक्ट वर्ड इज अ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी and it has made a total revolution in joint replacements mainly because of the accuracy और जो patient satisfaction है much better है। डॉक्टर, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये कैसे नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट से बेहतर हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो कन्वेंशनल सर्जरी है उसके अंदर आप नी का साइज़ लेते हैं इंट्रा ऑपरेटिवली जॉइंट की सर्जरी करते वक्त, और उसमें हर पेशेंट को एक पर्टिकुलर साइज़ के इम्प्लांट और एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में फिक्स करते हैं। रोबोटिक्स से सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि पेशेंट की पर्सनलाइज अलाइनमेंट, यानी कि कोई आदमी लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो उसी तरह घुटने का जो अलाइनमेंट है हर पेशेंट का अलग है। नॉन रोबोटिक सर्जरी में हम एक पर्टिकुलर सेट या दो पर्टिकुलर सेट ऑफ अलाइनमेंट ही पेशेंट्स को दे सकते हैं, बट रोबोट से एडवांटेज ये मिलता है कि उसकी अपनी अलाइनमेंट वो रोबोट उसको नाप सकता है और सब मिलीमीटर लेवल पे, यानी कि एक एक पॉइंट मिलीमीटर से कम जो उसकी डिफरेंस को भी रोबोट उसको एंटिसिपेट कर लेता है और पेशेंट का पर्सनलाइज अलाइनमेंट उसको देता है। इससे पेशेंट सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। दूसरा, जब ये पेशेंट अलाइनमेंट बेटर होता है और कट्स की एक्यूरेसी बढ़ती है तो इससे ये भी सोचा जा रहा है कि शायद इन इम्प्लांट्स की लाइफ जो आज की डेट में 20 साल तक की है उससे 25 साल तक पहुंच रही है, शायद ये 30 साल या उससे ऊपर इम्प्लांट्स के चलने की संभावना भी है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन ये इन पेशेंट्स में थोड़ा कम पाया गया है क्योंकि पेशेंट की सॉफ्ट टिश्यू बैलेंसिंग रोबोट से बेटर होती है, इसलिए ऑपरेशन के बाद की फिजियोथेरेपी में भी आराम मिलता है।
वो बहुत ज़्यादा मोड़ने वाली थेरेपी, ये सब चीज़ें अब बहुत कम होती हैं। पेशेंट जब तक घर जाते हैं तब तक आराम से घुटना मोड़ के बैठ पाते हैं। और कुछ पेशेंट जो आलती पालती मारना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि शायद आलती पालती मारने की क्षमता भी सर्जरी से बढ़े। जी। सर्जरी के बाद पेशेंट को कितना टाइम लगता है रिकवर होने में, और इसकी रिकवरी प्रोसेस क्या है? अच्छा सवाल पूछा। जी। टोटल रिकवरी में तो 3-3.5 महीने का टाइम लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 3.5 महीने से पहले बिल्कुल ख़राब हैं और एकदम से ठीक हो गए। ठीक होना एक निरंतर प्रोसेस है। आप ऑपरेशन के अगले दिन से खड़े हो जाते हो, बिस्तर से उठ के बैठ जाते हो, टॉयलेट बाथरूम जाना, अपने पर्सनल प्राइवेट काम करने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए, नहाने धोने के लिए। शुरुआत में आपको एक वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, आप उसी वॉकर के साथ चलते फिरते हो। 2-3 हफ्ते में जब आप मेरे पास स्टिच रिमूवल के लिए वापस आएंगे, तब तक आपका वॉकर और स्टिक कई बार हट जाता है। जिनका सिंगल नी रिप्लेसमेंट हुआ होता है, यानी कि एक ही साइड ऑपरेट किया था, वो तो बिना किसी सपोर्ट के 3 हफ्ते में चलते हैं। जिनका दोनों नीज रिप्लेस होते हैं, वो वॉकर से स्टिक पे आ जाते हैं। उसके 2 हफ्ते 3 हफ्ते में स्टिक भी छूट जाती है, तो 1-1.25 महीने में आप ऑलमोस्ट 70-80% पेन रिलीफ पा लेते हो, रीजनेबली एक्यूरेसी से चल रहे होते हो और अपने छोटे मोटे काम घर के कर रहे होते हो। 1.5 महीने के बाद आप धीरे से बाहर जाना शुरू करते हैं। जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं वो सब शुरू कर लेते हैं, और ऑफिस जाने का काम भी धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। 3-3.5 महीने में ऑपरेशन कराने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप भूल जाएंगे कि कोई ऑपरेशन हुआ भी था। जी। रोबोटिक जॉइंट सर्जरी में मतलब क्या कोई रिस्क है, चैलेंजेस हैं जो पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग या आफ्टर द सर्जरी? कोई भी सर्जरी मैं हमेशा बोलता हूँ दूध की धुली नहीं है। जी। हर सर्जरी, चाहे आप छोटा सा एक वायर का ऑपरेशन हो, कोई भी प्रकार का ऑपरेशन, फॉरगेट रोबोटिक्स या नी रिप्लेसमेंट, कोई भी सर्जरी में जो हम एनेस्थीसिया देते हैं, हम सर्जरी में पेशेंट की बॉडी को इन्वेड करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल चांस दैट देयर कैन बी एन इन्फेक्शन इमीडिएट या पोस्ट ऑपरेटिव। उसके अलावा कुछ इंट्रा ऑपरेटिव फ्रैक्चर्स, कुछ अलाइनमेंट का गड़बड़ा जाना, कुछ लिगामेंट्स में इंजरी होना। द लिस्ट इज़ अ लिटिल लॉन्ग। ये मेजर जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो मैंने आपको इन्यूमरेट कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जब हम रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो देखते हैं, तो बेनिफिट होने के चांसेस 98% है। The chance that you may have a complication because of any surgery, including a knee replacement, is less than 2%. So I always tell my patients कि science is improving, we are increasingly becoming more and more accurate. लेकिन 2% अभी भी अपने भाग्य और प्रभु पे छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात। डॉक्टर, अगर हम बात करें इंडिया की या फिर ग्लोबली भी, तो फिर इस टेक्निक को कितना यूज़ किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू यू इस टेक्निक का फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए मैम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये टेक्निक इजाद हुई वेस्ट में, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी डिमांडिंग है कि ये सर्जरीज अब हमारे यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि शायद वेस्ट से ज़्यादा होंगी। जी। क्योंकि ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं और इंडियन डॉक्टर्स आर वन ऑफ द पायनियरिंग डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। आज की डेट में सिर्फ पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए ही ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बट हिप रिप्लेसमेंट भी अब इन वोग है। हिप रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट आ चुकी है, और कुछ सालों में हम ये भी देखेंगे जब ये पेशेंट्स के घुटने जो पहले ख़राब हो गए हैं, यानी कि रिविजन सर्जरीज या रीडू सर्जरीज, यानी कि जिनके घुटने 25 साल पहले बदले जा चुके हैं, अब वो दोबारा से सर्जरी कराने आ रहे हैं, तो उनमें भी रोबोट यूज़ किया जाएगा। ये टाइम भी आएगा, और हो सकता है कि साइंस फिक्शन में से हम पढ़ते थे कि एक टाइम ये भी आए कि ये रोबोट्स इतने इवॉल्व हो जाएं कि ऑटोनोमसली हमसे बात करके सर्जरी कर पाएँ। आज की डेट में ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, बट देन द फ्यूचर इज़ ओपन। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए इन द फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, और आपने ये स्पेशलिटी कैसे चूज़ की, आप कैसे इंस्पायर हुए? बहुत ही अलग सवाल आपने पूछा है मैम और मुझे आप 30 साल पीछे ले जा रही हैं। मेरे टीन एज में जब मैं 12th पास करी, MBBS किया, उसके बाद जब मैं MBBS करके वापस आया तो मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ढूंढ रहा था। मेरा प्लान था मैं एक एनेस्थेटिस्ट बनूंगा,
क्योंकि एनेस्थिया मुझे पसंद थी, मेरी फर्स्ट हाउस जॉब एनेस्थिया में होती। एनेस्थेटिस्ट वो डॉक्टर्स होते हैं जो ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले पेशेंट को कंफर्टेबल करते हैं, उनको सुला देते हैं, उनको पेन रिलीफ देते हैं और फिर सर्जरी होती है। समहाउ मेरा प्लान तो ये था, लेकिन मैं टकरा गया डॉक्टर मैथ्यू वर्गीस से, जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स के, और उनके मेंटोर डॉक्टर भालू शंकरन, जो कि पद्म विभूषण रहे हैं। और इन दोनों ने मुझे मोल्ड किया ऑर्थोपेडिक्स लेने के लिए, और उनकी मेंटरशिप में मैंने ऑर्थोपेडिक्स की पूरी पढ़ाई करी, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं मिला डॉक्टर शेखर अग्रवाल को, जो कि एक लेजेंडरी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। वो संत परमानंद हॉस्पिटल में काम करते थे और उन्होंने उस हॉस्पिटल को एक बहुत बड़े लेवल पर ले गए थे। डॉक्टर शेखर अग्रवाल के साथ मिलकर मैं उनकी टीम में ज्वाइन किया एज अ फेलो, then as an associate consultant, then as a consultant, then as a senior consultant, and then as a unit head. And I was working with him till 2021, जब वो कोरोना में अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गए, बट ही लेफ्ट हिज लेगेसी विद मी कि मैं इस काम को और आगे ले जाऊं। आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं इन लोगों का शिष्य हूं, और इन लोगों ने जो मुझे सिखाया मैं आगे ले जा रहा हूं। And I see, the future very bright for orthopedics as well as for robotics. Good sir, well done. Also मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, if you don't mind, could you share us a memorable case that challenged you professionally, और वो situation आपने कैसे handle की थी? मैम, दिस इंटरव्यू मेरे लिए भी बहुत मेमोरेबल रहेगा, बिकॉज यू आस्क्ड सम क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अनकैनी है और लेकिन बहुत पर्टिनेंट है। इस सवाल का मैं 2 मिनट में जवाब देना चाहूँगा। देखिए, इतने बड़े करियर में अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई कॉम्प्लिकेशन देखी नहीं या हैंडल नहीं करी, तो इसका मतलब ये कि या तो मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है, या मैंने इतना काम ही नहीं किया कि मैं कॉम्प्लिकेशन देखूँ। इस वास्ट टाइम में मैंने इतना काम देखा है कि मैंने बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखी हैं। ABC से XYZ आप कॉम्प्लिकेशंस एक सर्जन से पूछोगे तो वो आपको बहुत सारी बातें बता देगा। लेकिन जो मैं आज बताना चाहता हूँ वो पर्टिनेंट इस मामले में है कि ये कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी के बाद ऑल्दो रेयर हैं, लेकिन हो सकती हैं। आजकल पेशेंट डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रेन्ड है। जैसे पेशेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, देयर इज़ अ लिटिल केओस एंड देयर इज़ अ लिटिल अनकंफर्टेबलनेस दैट एक्चुअली टेक्स डाउन द सिचुएशन। सो मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं जिसमें कि मेरे साथ या मेरी टीम के साथ पेशेंट्स के रिलेटिव्स ने साथ दिया कि डॉक्टर साहब, द टाइम इज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम हैज़ हैपेंड, अ कॉम्प्लिकेशन हैपेंड, लेट अस बी टुगेदर इन सॉल्विंग इट। तो मैं इनमें से एक कहानी बताना चाहूँगा मिसेस शील अग्रवाल की। शी इज़ नाउ 80। उनकी पहली जो हिप रिप्लेसमेंट था उनका हुआ था लेट 70s में, और उनको जो किया था सर्जरी को वो डॉक्टर ढोलकिया थे। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट, फादर ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स इन इंडिया। उनकी सर्जरी लेट 80s में होने के बाद उनका एक रिवीजन डॉक्टर शेखर अग्रवाल ने किया। तब मैं इन पेशेंट के साथ मैं इनको पहली बार मिला। अनफॉर्चुनेटली बहुत सालों के बाद उनको 1-2 रिविजन्स की ज़रूरत और पड़ी। मैंने देखा कि 1 सर्जरी, 2 सर्जरी, 3 सर्जरी, 4 सर्जरी, पेशेंट की उम्र भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ना तो पेशेंट घबराई, ना उनकी डॉटर घबराई, और उनकी डॉटर की डॉटर वो भी अब बड़ी हो गई है, CA की पढ़ाई करती है, ना वो घबराई। इन 3 पे और उनकी फैमिली में इस पेशेंट के हस्बैंड और उनकी डॉटर के हस्बैंड यानी कि उनके दामाद, इन तीनों में से कोई कभी भी सर्जरी के लिए घबराया नहीं। और आज की डेट में एक हिप रिप्लेसमेंट से, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट की सबसे बड़ी सर्जरी हो सकती है, जिसको हम टोटल फीमर रिप्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें कि इस पेशेंट का हिप भी रिप्लेस हो चुका है, नी भी रिप्लेस हो चुका है, और वो एक ही इम्प्लांट में है, वो मैंने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले किया। जब उनकी पहली सर्जरी हुई होगी तो वो जस्ट अराउंड 40-45 समथिंग या लेस देन 50 होंगी। In the last 30 years, she's almost reached 80+ now. But in spite of the multiple surgeries that she's undergone, this patient has never given up. And after every surgery, she has walked. And आज 80 में वो चल के टॉयलेट बाथरूम जाते हैं। So she is an inspiration for me कि कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर हम उसके लिए उसको लड़ने के लिए तैयार हैं या उसको पॉसिबली फेस करेंगे, तो एक्चुअली हम किसी भी प्रॉब्लम से निकलेंगे।
दूसरी बात, जब पेशेंट का हाथ डॉक्टर के कंधे पे होता है तो डॉक्टर को भी काफ़ी उम्मीद मिलती है। जी। काफ़ी लोगों को विचार है कि डॉक्टर पेशेंट को उम्मीद देता है, लेकिन जब पेशेंट मुस्कुरा के डॉक्टर से बात करता है, उसके रिलेटिव्स अच्छे से बात करते हैं, तो मेरा खून बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की मेरी क्षमता बढ़ जाती है, मैं 4 लोगों से कोलैबोरेट कर पाता हूँ और रिजल्ट जो आता है वो कई बार मुझे लगता है जादू के बराबर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर थॉमस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इतनी सारी ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकर। आई होप कि दर्शकों के लिए भी ये वीडियो उतनी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होगी। और ऑल्सो थैंक यू कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला एज अ डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एट मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, न्यू दिल्ली। बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ नंदिनी मलिक, जी न्यूज़ से।